मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। आज हम लोग प्राचीन इतिहास में महाजनपद काल को देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। अभी महाजनपद काल का जो देखो, अभी तक हम लोगों ने पाषाण काल पढ़ा, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया और उसके बाद में वैदिक संस्कृत का अध्ययन किया। वैदिक संस्कृत का समय जो था वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। पूरा वैदिक संस्कृत जो दो भागों में था, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। 600 ईसा पूर्व एक ऐसा ट्रांजिशन समय था, एक ऐसा संक्रमण काल था जिसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी क्रांतियां होती हैं जो हमें स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अगर हम विश्लेषण करें तो ये पाते हैं कि इस समय राजनीतिक क्रांति हुई थी, आर्थिक क्रांति हुई थी। इसी दौरान आर्थिक क्रांति कैसे हुई थी? इस दौरान क्या हुआ था कि लोहे का प्रचलन शुरू हो गया था ना, लोहे का प्रचलन ज़्यादा शुरू हो गया था। और जब कृषि में लोहे का प्रचलन शुरू हो जाएगा तो फिर कृषि का उत्पादन बढ़ जाएगा कि नहीं। अब औजार जो थे, लोहे के यंत्र जो थे वो बनने लगे थे, लोहे के कृषि के यंत्र जो थे वो लोहे के बनने लगे थे। अब जब लोहे के यंत्र बनने लगे तो उत्पादन अपने आप खेत का बढ़ने लगा, यानी कृषि उपज बढ़ने लगी। और जब खेती लोहे से होने लगी तो जो जुताई होती थी वो गहराई में होने लगी थी, जुताई गहराई में होने लगी थी। तो इसी दौरान सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं धान की रोपाई के, धान की रोपाई के साक्ष्य मिलते हैं, धान की रोपाई के साक्ष्य मिलते हैं। तो अब यहाँ पर जो है उत्पादन बढ़ गया। तो आर्थिक क्रांति जब हुई इस दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक क्रांति जब हुई, आर्थिक जो है उत्पादन बढ़ा। उत्पादन कैसे बढ़ा? लोहे का प्रयोग हुआ, कृषि में लोहे का प्रयोग हुआ, लोहे का प्रयोग हुआ तो फिर उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया, कृषि उत्पादन बढ़ने लगा। और अब उत्पादन बढ़ जाएगा तो खाने के बाद कुछ बचेगा कि नहीं? तो फिर अधिशेष बच रहा था, खाने के बाद अधिशेष जो है फसल बच रहा था। जब फसल बचेगा तो उसका क्या होगा? व्यापार होगा। तो यहाँ से वाणिज्य व्यापार भी निकल कर सामने आता है, वाणिज्य और व्यापार भी यहाँ से निकल कर सामने आता है। और इसके अलावा इस समय हमने देखा था उत्तर वैदिक काल में जो है व्यावसायिक संगठन बनने लगे थे। व्यावसायिक संगठन जिसको श्रेणी कहा गया है, जिसके जो है मुखिया को मैंने क्या बताया था? श्रेणी। जो व्यावसायिक संगठन विभिन्न प्रकार के, जैसे जो है कुंभकार थे, इसी प्रकार से जो है लोहार थे, लौह पीटा जो लोहे का सामान बनाने वाले थे, लोहार। और इसी प्रकार से जो है चर्मकार थे। बहुत सारे जो है शिल्पी बढ़ने लगे थे। और शिल्पी जब बढ़ने लगे तो उनके जो है व्यावसायिक संघ बनने लगे, संगठन बनने लगे। तो संगठनों के अध्यक्ष श्रेष्ठी कहलाते थे इसी दौरान। तो दो चीज़ हुआ, अधिशेष कृषि का उत्पादन बढ़ा और कृषि का उत्पादन बढ़ा, और दूसरी तरफ जो है व्यावसायिक जो है संगठन बढ़े, व्यावसायिक संगठन ने और कृषि का उत्पादन बढ़ा। तो अब जब अधिशेष हुआ, वाणिज्य व्यापार होंगे तो कहाँ से होंगे? नगरों से होंगे। तो यहाँ पर द्वितीय नगरीय क्रांति शुरू होती है। आर्थिक क्रांति के साथ साथ में द्वितीय नगरीय क्रांति भी यहाँ पर दिखाई देती है। प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी थी? हड़प्पा प्रथम नगरीय क्रांति थी। द्वितीय नगरीय क्रांति कब शुरू होती है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों पैदा होती है, क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि उत्पादन बढ़ने लगा था, लोहे की जो है ज़्यादा प्रयोग, लोहे कृषि में लोहे का प्रयोग होने लगा, तो उत्पादन, कृषि उत्पादन बढ़ने लगा। कृषि उत्पादन बढ़ने के कारण क्या हुआ? अधिशेष बचा, फसलों का अधिशेष बचने लगा, तो उसका वाणिज्य व्यापार शुरू हो गया। और वाणिज्य व्यापार शुरू हो गया और इसके अलावा व्यावसायिक संगठन भी बनने लगे। व्यावसायिक संगठन बनने लगे तो वो धीरे धीरे एक जो है नगरीकरण की तरफ बढ़े, गांव से नगर की तरफ। जहां पर व्यवसाय होगा, व्यापार बढ़ेगा तो अपने आप वहां जो है नगर बनने लगेगा। नगर की परिभाषा ही क्या है? जो कृषियेतर कार्य ज़्यादा करते हों, कृषि के अतिरिक्त कार्य करने वाले जो बसावट है, आवास है, उसको क्या कहते हैं? नगर। तो यहाँ पर शिल्पी बढ़ने लगे और वाणिज्य व्यापार करने लगे, फसलों का वाणिज्य व्यापार करने लगे। तो इस तरीके से नगर
यहाँ पर उत्पन्न होता है। आर्थिक क्रांति के कारण नगरीय क्रांति भी आती है। द्वितीय नगरीय क्रांति आती है कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जैसे ही वैदिक संस्कृत खत्म होता है तो एक संक्रमण काल दिखाई देता है जहाँ पर दुनिया भर की क्रांतियाँ होती हैं। अब ये जब इस तरीके से जब क्रांति हुई, द्वितीय नगरीय क्रांति, जब नगर बने, अब नगर जब बनेंगे तो यहाँ पर कुछ लोग शिक्षित भी होंगे, पढ़े लिखे होंगे। हमने ये देखा था कि उस समय जो है इसी दौरान जो है बहुत लोग वैदिक जो संस्कृत थी, वैदिक धर्म था, उसका विरोध भी करने लगे थे। क्योंकि इस समय क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही थी, पशुओं की बलि चढ़ाई, मानवों की बलि चढ़ाई जा रही थी। तो इसकी वजह से बहुत लोग जागरूक हो रहे थे। तो सामाजिक उत्थान भी यहाँ पर शुरू होता है, सामाजिक क्रांति भी आती है, लोग समाज में जागरूक होने लगते हैं। तो द्वितीय नगरीय क्रांति, नगर में लोग जो है समझदार लोग पहुँच गए, तो यहाँ पर समाज में क्रांति आने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, सामाजिक क्रांति आई। और सामाजिक क्रांति आई, जब समाज में लोग जागरूक होंगे तो फिर वहाँ पर लोगों के बुद्धि का विकास होगा, तो एक बौद्धिक क्रांति आएगी। कौन सी क्रांति? बौद्धिक क्रांति आएगी। ठीक है, बौद्धिक क्रांति आई। और बौद्धिक क्रांति आई, इसी दौरान कुछ लोगों ने वैदिक धर्म का विरोध किया, तो धार्मिक आंदोलन भी शुरू हुए। हमने धार्मिक आंदोलन पढ़ा था, जैन धर्म और बुद्ध धर्म पढ़ लिया है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो धार्मिक आंदोलन कब शुरू होता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही शुरू होता है। तो ये महाजनपद और ये जो धार्मिक आंदोलन है, दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि इस समय समानांतर क्रांति चल रही, आर्थिक क्रांति आई, जिसकी वजह से लोहे का प्रचलन बढ़ गया कृषि में। और लोहे का प्रचलन बढ़ गया तो इधर ये पूरब की तरफ जो है लोहा ज़्यादा है, आज भी यहाँ से लोहा निकाला जाता है इस वाले क्षेत्र से। अगर मानचित्र में हम देखें भारत के, तो जो बिहार वाला और छत्तीसगढ़ और जो झारखंड वाला क्षेत्र है, अब तो झारखंड अलग हो गया बिहार से, पहले बिहार ही था। तो इस तरीके से इस क्षेत्र से लोहे की खाने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में काफ़ी शक्तिशाली जो है राज्य बनकर के आते हैं। तो यहाँ पर जब सामाजिक क्रांति आई तो फिर यहाँ पर कुछ वर्ग थे जो शासन कर रहे थे, जो जन थे। हमने उसमें पढ़ा था कि जो है वैदिक संस्कृत में जन जो है, पूर्व वैदिक काल में जन होता था, और जन का मुखिया जो है क्या कहलाता था? जनस्य गोपा। जनस्य गोपा, जन का मुखिया जनस्य गोपा कहलाता था, जो ऋग्वैदिक काल का या पूर्व वैदिक काल का मुखिया होता था। उसके बाद में जनपद बन गए, कई जन मिलकर के क्या बन गए? जनपद। तो यहाँ पर राजनीतिक क्रांति भी आती है। हम इसको एक चार्ट से समझते हैं। देखो, पहला हमारे जो है राजनीतिक इकाई का, या फिर हम सबसे जो प्रारंभिक इकाई क्या है? परिवार है। और जब कई परिवार मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है? कुल का निर्माण होता है। क्या बनता है? कुल बनता है। और कई कुल बनकर के क्या बनाते हैं? ग्राम बनाते हैं, गाँव बनाते हैं। गांव का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी। और कई गांव मिलकर के विष बनाते थे। विष हमने पढ़ा है, विष का निर्माण हुआ है। ठीक है। और कई विष मिलकर के जन का निर्माण करते हैं। कई विष मिलकर के क्या बनाते हैं? जन। यहाँ तक का पूरा जो सिस्टम हमने पढ़ा था वो किसमें था? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जो है जो संरचना थी कुछ इस तरीके से थी। परिवार से फिर कुल बना, कुल से फिर ग्राम बने, ग्राम से विष बना, विष से जन बना। ठीक, जनस्य गोपा या जनपति जो है इसका मुखिया होता था। अब इसके बाद में उत्तर वैदिक काल में कई शक्तिशाली जन थे जिन्होंने छोटे छोटे जन को क्या कर लिया? मिला लिया जीत करके। तो इससे क्या बन गया? जनपद। तो जनपद हमको कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जनपद देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद में अब इस जनपद में भी बौद्धिक क्रांति आई। जो राजा होते थे जनपद के, वो क्या हो गए? काफ़ी जो है शक्तिशाली होने लगे, क्योंकि इनके पास लोहे के हथियार और औजार थे। और जो आरण्यक था, यहाँ पर हाथी वगैरह का प्रयोग करना जान गए थे युद्ध में। ठीक है। तो इन्होंने युद्ध के माध्यम से और इस तरीके से जो है अपने शस्त्र वास्त्र को लोहे का बना करके कुछ इस क्षेत्र के मोस्टली जो है काफ़ी शक्तिशाली हो गए। और इधर भी तो इस तरीके से इन लोगों ने कुछ जनपदों को सब आपस में जीतना शुरू कर लिया, मिलाना शुरू कर लिया। तो जब कई जनपद मिल गए तो यहाँ क्या बना? महाजनपद। कई जनपद मिल गए तो क्या बन गया? महाजनपद। तो इस तरीके से ये महाजनपद जो है आविर्भाव होता है। तो ये समझे, परिवार, कुल, ग्राम, विष, जनपद और महाजनपद। तो महाजनपद कब बनता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का आविर्भाव होता है। अब ये पता कैसे चलता है कि महाजनपद जो है थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में? 6ठी शताब्दी BC मैंने लिखा है। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद के जो साक्ष्य मिलते हैं हमको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में मिलते हैं। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है?
अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो है 16 जनपदों का, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें? अंगुत्तर निकाय। कौन से, किसका ग्रंथ है ये? नहीं, ग्रंथ किसका है? बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। और दूसरा है एक जो है आपका जैन धर्म का एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, और इसका नाम है जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ है, क्या नाम है? भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रखना कि 16 महाजनपद थे। महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ? जनपद मिल गए, कई जनपद मिल गए। जनपद मिले कैसे? लोहे की जो है प्रचलन लोहे का, कृषि में प्रचलन लोहे का शुरू हुआ, तो इससे आर्थिक क्रांति आई। आर्थिक क्रांति के कारण राजनीतिक क्रांति भी व्यापक स्तर पे आई, जिसके कारण जो जनपद थे वो सब जनपद मिला करके महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। और बड़े बड़े महाजनपद जो है आए अस्तित्व में, और ये 16 थे। इनकी संख्या कितनी थी? 16। जैसे आज हमारे राज्य हैं, कुछ इसी तरीके से ये जनपद हुआ करते थे पहले। और ये कितने थे? 16। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? अंगुत्तर निकाय। कौन सा ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय? बौद्ध ग्रंथ है। और दूसरा क्या है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो इन दोनों के माध्यम से हमको पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। तो महाजनपद क्या है? कई जनपदों को आपस में मिला करके जनपद बने, 16 महाजनपद बने, जिन्होंने, हाँ, कई जनपदों का समूह। अब यहाँ पर हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखो, ये खास करके जो है जो जनपद थे वो उत्तरी भारत में थे। जो उत्तरी भारत में 15 महाजनपद उत्तरी भारत में थे और 16वां दक्षिणी भारत में। खाली एकमात्र जनपद जो है दक्षिणी भारत में था। अब इसमें भी 14 महाजनपद थे जो जो राजतंत्रात्मक थे। 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे और 2 महाजनपद थे गणराज्य थे। 2 महाजनपद गणराज्य थे। अब गणराज्य का मतलब क्या होता है समझ लो। गणराज्य का मतलब ऐसा जहाँ पर ऐसे लोग शासन कर रहे हों, गण के लोग, गण मतलब वहाँ के लोग, गण मतलब कुछ संगठन होगा, लोगों से बनेगा, गण संघ को कह सकते हैं, गण संघ को कह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर जिस महाजनपद में लोगों द्वारा चुना हुआ शासक बनता था उसको क्या कहा रहा? गण कहा जाता था। ठीक है, तो गणराज्य कहलाता था। भारत भी आज गणराज्य है कि नहीं है? यहाँ पर जो राष्ट्रपति है चुना हुआ जाता है। अगर राजा होता राष्ट्रपति की जगह तो फिर क्या होता? राजतंत्र होता। लेकिन यहाँ पर चुना हुआ व्यक्ति शासन कर रहा है तो गणराज्य है। तो ऐसे ही उस समय कुछ लोगों द्वारा जो है चुना हुआ व्यक्ति शासन करता था, इसीलिए वो गणराज्य कहलाया। तो दुनिया का सबसे पहला गणराज्य भारत में ही था, लिच्छवी गणराज्य। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी किस लिए जाना जाता है? चेटक की बहन। और हाँ, और चेटक की बहन किसकी पत्नी थी? महावीर, उनकी मम्मी थी। महावीर स्वामी की मम्मी थी। हाँ हाँ, महावीर स्वामी के मामा थे चेटक। कौन थे? मामा थे। और मामा उसके कहाँ के मुखिया थे? गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य के। हाँ, लिच्छवी गणराज्य, हाँ ठीक है, चेटक लिच्छवी गणराज्य का मुखिया था। और लिच्छवी गणराज्य दुनिया का सबसे पहला गणराज्य है। भारत में ही जो है दुनिया का सबसे पहला गणराज्य अस्तित्व में दिखाई देता है और वो लिच्छवी था। और लिच्छवी किसका भाग था? वज्जी संघ का। वज्जी एक गणराज्य वो था जो है महाजनपद था। वज्जी महाजनपद में जो है 8 गणराज्य थे, जिसमें सबसे पहला गणराज्य कौन था? लिच्छवी। ठीक है, 8 गणराज्य थे। तो इस तरीके से छोटे छोटे गणराज्य थे, इन सबको मिला करके एक महाजनपद बना जिसका नाम था वज्जी। ठीक है, तो इस तरीके से ये गणराज्य था। और दूसरा मल्ल गणराज्य था। मल्ल भी एक क्या था? गणराज्य था। महाजनपद तो था ही, लेकिन यहाँ राजतंत्र नहीं था, यहाँ पर गणतंत्र था। यहाँ पर कैसा तंत्र था? गणतंत्र था। लोग शासन कर रहे थे, लोगों के माध्यम से चुना हुआ व्यक्ति यहाँ शासन कर रहा था, संघ के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति शासन कर रहा था, इसलिए ये क्या था? गणतंत्र था। तो मल्ल भी गणतंत्र था, लेकिन ये सब क्या थे? महाजनपद। तो 14 जो है महाजनपद क्या थे?
राजतंत्रात्मक थे, जहाँ पर राजा शासन करता था, और 2 क्या थे, गणतंत्र थे। तो 2 गणतंत्र कौन थे, मल्ल और वज्जी, मल्ल और वज्जी। लिच्छवी जो है वज्जी का ही एक भाग था, वज्जी का ही एक भाग था। और मल्ल में 2 गढ़ थे, मल्ल में 2 गणराज्य थे, छोटे छोटे मल्ल के हिस्से थे, और वज्जी में 8 गणराज्य थे। तो इस समय भगवती सूत्र में पता चलता है कि गणराज्यों की संख्या कितनी थी, 10 गणराज्य थे, गणराज्य 10 थे, और जनपद महाजनपद कितने थे, 16। ठीक है। तो अब उसमें भी गणराज्य में भी जो बड़े महाजनपद गणराज्य थे वो 2 थे, मल्ल और वज्जी, और बाकी 14 क्या थे, राजतंत्रात्मक थे। अब इनको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। देखो इसमें भी जो 3 गणराज्य थे, हम पूरब से चलते हैं, 3 गणराज्य थे वो बिहार में थे। 3 गणराज्य का वो 3 गणराज्य नहीं, महाजनपद, 3 महाजनपद कहाँ थे, बिहार में थे। अंग सबसे पूर्व में था, अंग कहाँ था, सबसे पूर्व में। तो प्रश्न आएगा सबसे पूर्वी महाजनपद कौन था, अंग। अंग वही आपने महाभारत में सुना होगा, अंगराज कर्ण, यहीं का राजा बनाया जाता है। अंगराज कर्ण यहीं का बनता है। कौन बनाता है राजा, दुर्योधन। दुर्योधन बना देता है ना, जब शस्त्र का वो हो रहा था प्रदर्शन, तो उसमें हाँ उसी में प्रवेश करता है कर्ण। तब उसे तब उसके वहाँ के महात्मा गुरु लोग कहते हैं तुम्हारी कोई जाति नहीं और तुम राजकुल से नहीं हो, तुम क्यों शस्त्र अभ्यास करोगे। तो फिर कर्ण दुर्योधन कहता है कि मैं इनको अंगराज बनाता हूँ, अंग का राजा घोषित करता हूँ। तो अंगराज यहीं पे ये वही अंग है। ठीक है। तो अंग कहाँ था, बिहार में, पूर्वी बिहार में, जो कि भागलपुर वाला आज का क्षेत्र है। तो ये अंग हो गया। और दूसरा है मगध, गंगा के दक्षिण वाला, जो आज का पटना वाला क्षेत्र है, गया और पटना वाला क्षेत्र है, वो क्या है, मगध। और तीसरा है वज्जी। तो ये 3 कहाँ थे, बिहार में। जो वज्जी वाला क्षेत्र है ये गंगा के उत्तर वाला क्षेत्र है, और गंगा के दक्षिण वाला क्षेत्र क्या है, मगध। अब इनकी राजधानी क्या थी, अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। तो लिखते चलना, टेबल बनाते चलो, राजधानी लिखते चलो, ये पूछता है प्रश्न में। ठीक है। अभी मैं इसको याद करा दूंगा, आप नोट करते चलो। अंग लिखो पहले, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। ठीक है। तो ये सबसे पूर्वी जो है महाजनपद था, सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था। और जो है उसके बाद मगध है, मगध की राजधानी, ये 3 राजधानियां हुई हैं मोस्टली मगध की। सबसे पहली जो गिरिव्रज थी, सबसे पहली गिरिव्रज राजधानी थी, गिरिव्रज। और उसके बाद में राजगृह, और फिर तीसरे नंबर पे आती पाटलिपुत्र। तो इसकी राजधानी बदलती रही है। और मगध की राजधानी गिरिव्रज थी पहले, फिर उसके बाद में राजगृह होती है, राजगृह को राजगीर भी कहते हैं, और फिर पाटलिपुत्र, पटना जिसको कहा जाता है। तो इस तरीके से मगध की 3 राजधानियां हुई हैं, समय के साथ परिवर्तन हुआ है। और उसके बाद में वज्जी संघ आता है, वज्जी महाजनपद, जो कि गंगा के ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है। और वज्ज की जो राजधानी थी वैशाली, वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली। तो ये 3 महाजनपद कहाँ, किस राज्य में है, बिहार राज्य में। तो सर्किल करके आप बिहार लिख देना इसके सामने। ये 3 महाजनपद किस में आ गए, बिहार में, ये वाले तीनों। ठीक है। अब इनकी राजधानी फिर से एक बार याद करो हमारे साथ। अंग की राजधानी, मगध की राजधानी गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र। और वज्जी की राजधानी। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में 8 जो है महाजनपद आते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं, 8। पूरब से चलते हैं, काशी, काशी की राजधानी है वाराणसी। तो काशी वाराणसी वाले क्षेत्र में है। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। और वाराणसी का नाम कैसे पड़ा, वाराणसी, एक नदी है वरुणा, एक नदी क्या है, वरुणा, और एक नदी है अस्सी, एक नदी है अस्सी। दोनों नदियां जब वरुणा और अस्सी नदी दोनों मिलती हैं तो वहां पर एक नगर बस जाता है जिसका क्या नाम है, वाराणसी। तो आज पता चल गया वाराणसी कैसे नाम पड़ा है। वरुणा और अस्सी 2 नदियों के संगम पर वाराणसी बसा हुआ है, जिसको आज बनारस कहते हैं। ठीक है। तो बनारस, वाराणसी किसकी राजधानी थी, काशी की, काशी महाजनपद था। और इसके बाद में हम बढ़ेंगे इधर, चेदी है इसके बगल में, चेदी। चेदी जो है, ये चेदी का जो है शक्तिमती, और ये बुंदेलखंड वाला राज्य क्षेत्र है, इसकी राजधानी क्या थी, शक्तिमती। तो ये नोट कर लेना, चेद की राजधानी क्या है, शक्तिमती। चेद की राजधानी क्या है, शक्तिमती। और ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड के हमारे गुरुजी लोग आए हैं 2 लोग, तो बुंदेलखंड के ही हैं। कहाँ से हैं, चेदी क्षेत्र से है। तो ये वाला हिस्सा क्या है, बुंदेलखंड कहलाता है। बुंदेलखंड के आगे नीचे जाओगे तो मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये अब इसके ऊपर जो है, चेद के उत्तर में एक राजधानी, एक महाजनपद था वत्स, वत्स। इसके उत्तर में, चेद के उत्तर में क्या है, वत्स। वत्स जो है इसकी राजधानी कौशाम्बी है,
वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। तो ये इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र आता है। आज का इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र कहाँ है? वत्स था पहले, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी आज भी है, हाँ कौशाम्बी आज भी जिला है। तो कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स की। और इसके बाद कौशाम्बी बताया मैंने, वत्स की राजधानी, वत्स लिख लो, उसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। और इसके बाद में उत्तर में जाएंगे तो कोसल आ जाता है। कोसल की 2 राजधानियां थीं, श्रावस्ती और साकेत। हाँ, कोसल की 2 राजधानियां थी, श्रावस्ती और साकेत। इसमें जो क्षेत्र आता है उसमें जो है आपका गोंडा, बहराइच, हमारा जिला भी आ जाता है। हाँ, कोसल में गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और जो फैजाबाद वाले हिस्से में इसकी राजधानी साकेत हुआ करती थी, ठीक है। फैजाबाद वाले हिस्से में इसकी राजधानी साकेत होती थी और गोंडा, बहराइच की राजधानी उस समय श्रावस्ती हुआ करती थी। तो कोसल की 2 राजधानियां हैं, श्रावस्ती और साकेत। और इसमें आज का कौन सा क्षेत्र आता है? गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और फैजाबाद। ये कोसल के आज के भाग आते हैं, जहाँ भाई बड़ा था, ऐसा थोड़ा नहीं तो मानचित्र में मैंने बनाया है तो छोटा है। तो ये पूरा राज्य था, बड़ा था, कई जिले इसमें जो आज के शामिल थे। अब इसके और इधर बढ़ेंगे तो सूरसेन आता है, तुम्हारा वाला क्षेत्र आ गया। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन राजधानी क्या थी? मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा। तो ब्रजमंडल वाला पूरा क्षेत्र आ जाता है, आगरा वगैरह इसी में आता है। सूरसेन महाजनपद में ही, आगरा सूरसेन महाजनपद में ही था और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा, ठीक है। और इसके ऊपर बढ़ोगे मथुरा से थोड़ा सा जो है उत्तर पश्चिम के साइड में, तो यहाँ पर पांचाल क्या था? पांचाल महाजनपद था। हाँ, पांचाली, हाँ यहीं की थी पांचाली। तो पांचाल जो है महाजनपद है, इसकी राजधानी थी अहिछत्र। इसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्र, ऐसे लिखना, अहिछत्र, ठीक है। पांचाल की राजधानी अहिछत्र। और इसमें जो आज के जो क्षेत्र थे, जो फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली वाले हमारे गुरुजी है ना हिंदी वाले, तो यही पांचाल वाले क्षेत्र से। आप उनसे कहना कि आप पांचाल के हो, ठीक है। फर्रुखाबाद वाले कटियार साहब फर्रुखाबाद के पांचाल वाले क्षेत्र से, इस महाजनपद से थे। हाँ, तो वो फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र आज का फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र, और जो है आपका बदायूं वाला क्षेत्र, बरेली वाला क्षेत्र, ये सब किसका भाग था? पांचाल का भाग था। और इसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्र, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर था एक कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वही इंद्रप्रस्थ जिस पे किसने शासन किया था? अर्जुन के बड़े भैया ने, युधिष्ठिर ने। हाँ, तो वही वाला कुरुक्षेत्र, ये पूरा अरण्य था, इसको बसाया था, ठीक है। तो ये दिल्ली के आसपास वाला, हरियाणा और दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र आज का जो हरियाणा और दिल्ली वाला क्षेत्र है वो क्या था? कुरुक्षेत्र था। और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो ये 8 राज्य हो गए, 8 महाजनपद किसमें हो गए? उत्तर प्रदेश में। 3 हमने बिहार में देखे, 8 हमने कहाँ देखे? उत्तर प्रदेश में। अभी 7 हुए हैं, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 और अच्छा एक मल्ल, हाँ मल्ल छूट गया है। मल्ल भी इसी में था, मल्ल मैंने बताया नहीं। मल्ल भी नोट कर लेना। हाँ, मल्ल भी था, ठीक है। मल्ल, कुशीनगर इसकी राजधानी थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनगर किस लिए फेमस है? महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण मिला था यहाँ पे कुशीनगर में ही। तो कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मल्ल की। कुशीनगर मल्ल की राजधानी थी। और वर्तमान का आज का जो है गोरखपुर वाला क्षेत्र और जो है आपका देवरिया वाला क्षेत्र किसमें है? मल्ल वाले में था। मल्ल में ही आज जो है मल्ल था पहले। तो इस तरीके से 8 हो गए। फिर से देखो, हम फिर से इनको याद करो। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर। कोसल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और चेद की राजधानी शक्तिमती या सुक्तमती, ठीक है। और सूर्यसेन की राजधानी मथुरा। पांचाल की राजधानी अहिछत्र। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो ये 8 हो गए। 8 उत्तर प्रदेश में थे। इसके बाद में एक राजस्थान में था। एक कहाँ था? राजस्थान में। उसका नाम क्या था? मत्स्य।
राजस्थान वाले का नाम था मत्स्य महाजनपद। क्या नाम था? मत्स्य, मछली वाला मत्स्य है। मत्स्य महाजनपद कहाँ था? राजस्थान में। जो जयपुर और भरतपुर वाला हिस्सा है वहाँ पर क्या था? मत्स्यपुर। और इसकी राजधानी थी विराटनगर। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। और उसके बाद थोड़ा दक्षिण आएंगे मध्य प्रदेश में, तो एक राज्य था मध्य प्रदेश। राजस्थान में सिर्फ एक ही महाजनपद था और मध्य प्रदेश में भी एक ही महाजनपद था जिसका नाम था अवंती। मध्य प्रदेश में एक ही महाजनपद था, इसका क्या नाम था? अवंती। इसकी भी 2 राजधानी थी, अवंती की भी। एक आपने देखा होगा मूवी माहिष्मती, कौन सी मूवी थी? बाहुबली। माहिष्मती बनी ना, तो माहिष्मती इसकी राजधानी थी अवंती की, और उज्जैन भी इसकी राजधानी थी। माहिष्मती और उज्जैन अवंती की राजधानी थी। 2 राजधानियां थी इसकी, माहिष्मती और उज्जैन। और दक्षिण में आएंगे, ये तो मध्य प्रदेश। तो एक ही राजस्थान में था और एक ही मध्य प्रदेश में था और एक महाराष्ट्र में था। दक्षिण भारत की सिर्फ एक ही, दक्षिण भारत का सिर्फ एकमात्र जो है महाजनपद था जिसका नाम था अस्मक। क्या नाम था? अस्मक। अस्मक कहाँ है? दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में। ठीक है, अस्मक। अस्मक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये जो है ऊपर नर्मदा नदी है, नीचे गोदावरी नदी है, तो नर्मदा और गोदावरी के बीच में है। नर्मदा और गोदावरी के बीच में है। और इसकी राजधानी थी पोटली या पोतन या पोटली या पोतन इसकी राजधानी थी अस्मक की। अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटली। अब ये सबसे दक्षिणी जो है महाजनपद यही था, सबसे दक्षिणी महाजनपद यही था और सबसे दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद ये था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद ये था। और ये तो भारत के हो गए। अब 2 बाहर थे, भारत से बाहर थे। एक कंबोज था, एक गांधार था। एक कंबोज था, एक गांधार। तो कंबोज ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से में है। कंबोज कहाँ है आज के? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भाग में। और इसकी जो राजधानी है कंबोज की, राजपुर या हाटक। इसकी राजधानी क्या थी? राजपुर, या इसी को हाटक कहते हैं। राजपुर या हाटक, हाट वाला हाटक। ठीक है, तो कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुर, या इसी को कहते हैं हाटक। ठीक है, और गांधार, वही गंधारी वाला, धृतराष्ट्र की पत्नी यहीं से आई थी, गांधार से। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ये भी अभी भारत में भी था, पाकिस्तान में भी था। ये भी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैला था। ठीक है, इस तरीके से फैला था। तो इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला आज कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो गई? सबकी राजधानियाँ हो गई। और तक्षशिला आज पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा है। जो गांधार है किसमें? पश्चिमी पाकिस्तान में है। तो ये दोनों कहाँ हो गए? भारत से बाहर। तो यहाँ हमको क्या क्या फैक्ट्स मिला? 14 महाजनपद भारत में थे और 2 महाजनपद भारत से बाहर थे। और सबसे उत्तरी महाजनपद कंबोज था। सबसे उत्तरी महाजनपद कौन है? कंबोज। और सबसे पश्चिमी महाजनपद अवंती। गांधार की तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला, लिख लिया। तो और ये पाकिस्तान में है, पश्चिमी पाकिस्तान में। तो सबसे उत्तरी कंबोज है और सबसे पश्चिमी कौन सी है इसमें? अवंती। सबसे पश्चिमी अवंती और सबसे दक्षिणी अस्मक और सबसे पूर्वी अंग। ठीक है, तो उत्तर में कंबोज, दक्षिण में अस्मक, पूर्व में अंग, पश्चिम में अवंती। ठीक है, तो अब इनको फिर से एक बार मेरे साथ दोहराओ, बस याद हो जाएगा। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र। वज्र की राजधानी वैशाली। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। और वज्र की राजधानी वैशाली, वज्र की वैशाली। और काशी की वाराणसी। चेद की शक्तिमती। वस्त की कौशल की श्रावस्ती और साकेत। पांचाल की अहिच्छत्र। सूरसेन की मथुरा। और अवंती की 2 माहिष्मती और उज्जैन। मत्स्य की विराटनगर। ठीक है, और अस्मक की पोटली या पोतन। ठीक है, गांधार की तक्षशिला। कंबोज की
हाँ, राजपुर या हाटक। तो इस तरीके से अब इसमें सबसे शक्तिशाली जो राज्य महाजनपद थे, इस समय 4 महाजनपद सबसे शक्तिशाली थे, जिनमें मगध, वत्स, कहाँ गया वत्स, ये रहा मगध, वत्स, कौशल, ठीक है, और एक थी आपकी अवंती। ये कौशल, मगध, वत्स और अवंती, ये 4 जो महाजनपद थे इस समय सबसे शक्तिशाली थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन से? कौशल, अवंती, मगध और वत्स। ये 4 क्या थे? शक्तिशाली थे। शक्तिशाली क्यों थे? क्योंकि इनकी लोकेशन बड़ी अच्छी थी और इसके अलावा इनके आसपास लोहे के खान थे, तो ये बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इन सब को मगध जो है अपने कब्जे में करता चला जाता है। मगध जो है पहले वैशाली को अपने कब्जे करता है, यानी वज्र जी को जीतता है। वज्र जी को जीत करके मगध शक्तिशाली बन जाता है। फिर ये जो है अवंती को जीत लेता है। तो इस तरीके से जीतते जीतते मगध जो है क्या बन जाता है? शक्तिशाली। तो कल से हमारा टॉपिक चलेगा मगध जनपद, मगध महाजनपद। जो मगध एक क्या बन जाता है? साम्राज्य बन जाता है। हमने एकराट बताया था। एकराट जो होता है वो सभी दिशाओं का राजा होता है, जिसको क्या कहते हैं? एकराट। तो ये कल से हमारी कहानी चलेगी कि मगध किस तरीके से जो है स्थापित हुआ, मगध को किसने स्थापित किया और धीरे धीरे मगध कितना शक्तिशाली होता चला गया। तो महाजनपद है। अब कल मैं पूछूंगा, इसमें से 4-5 पूछूंगा। राजधानी याद होना चाहिए, ठीक है? महाजनपद की राजधानी याद होनी चाहिए। हाँ।